नीट के एक हफ्ते पहले 665 का स्कोर आया था। एक बार पूरा सिलेबस पढ़ के आप नीट नहीं दे सकते हो। पर डे मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। फिजिक्स के अप्रोक्सीमेट ज्यादा स्कोर्स पे बहुत खुश भी नहीं होना है और कम स्कोर्स पे बहुत दुखी नहीं होना है। जैसे एक साइंटिस्ट का पैराग्राफ आता है, मैं उसमें हमेशा गलतियां करता था। आई कुड रिवाइज एंटायर ऑर्गेनिक इन अप्रोक्सीमेटली 3-4 आवर्स। बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते थे, अप्स एंड डाउन्स थे ड्यूरिंग 11। अपने टीचर्स को झूठ बोल सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को शायद झूठ बोल सकते हो, बट आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते। I know a person while giving the exam, उनके question mark के accordingly getting above 700, but final result came out to be around 400. The only reason was I would never compromise on sleep. अपने brain को थोड़ी देर के लिए shut down कर देना है। During the exam मेरे दिमाग में गाने बजना शुरू हो जाते थे। मोबाइल फोन भी टेबल पे साथ लेके नहीं बैठता था। It would be in another room. मेरा personal opinion ये है कि one shot videos बिल्कुल DPPs was my main focus while using target batch. That was the turning point in my journey. First time 720 आए थे. At that moment I felt कि हाँ, I can do it. Sometimes I would even go to the stretch, take a break and play a game of FIFA or whatever. 3 सबसे ज़्यादा important चीज़ें जो आपके नीट स्कोर को अच्छा करने में हेल्प करेंगे in the final 60 days are scores fluctuating, how to trust your preparation and retain confidence? तो जब परफॉर्मेंस बहुत बार फ्लक्चुएट हो रहा है तो इन दी एंड आपको आपके एंड गोल को देखना है, विच इज क्रैकिंग नीट। इस टेस्ट में आपका क्या परफॉर्मेंस है दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज आपका एंड एग्जाम में क्या रिजल्ट आता है। एंड उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज आपके करंट परफॉर्मेंसेस से गलतियां एक्सट्रैक्ट करनी है एंड उनको करेक्ट करते हुए चलना है। अगर आपके कम स्कोर्स आते हैं या कभी ज्यादा स्कोर्स आते हैं तो ज्यादा स्कोर्स पे बहुत खुश भी नहीं होना है और कम स्कोर्स पे बहुत दुखी नहीं होना है। आपको एक स्टेबल एटीट्यूड मेंटेन करके चलना है, विच कम्स विथ हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, या आपके सिबलिंग्स होंगे उनसे बात करो। कभी कभी जब बुरे टेस्ट जाते थे तो उसके बाद आई वुड जस्ट कम एंड टेक अ ब्रेक और स्लीप फॉर सम टाइम सो दैट माइंड उससे रिफ्रेश हो जाता है एंड आई कैन गेट बैक ऑन ट्रैक एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। How to deal with roller coaster of fluctuating marks? Was it tough on you? It is definitely a interesting challenge because continuously आप अच्छे स्कोर्स नहीं ला सकते हो। एंड मेरा भी इन दी एंड नीट के एक हफ्ते पहले 665 का स्कोर आया था, whereas I got 720 in NEET exam. तो जब वो कम स्कोर आता है एट दैट मोमेंट आपको इतना स्टेबल रहना है कि डोंट लेट इट अफेक्ट यू टू मच। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो, अपनी गलतियां समझ रहे हो एंड बहुत ज़्यादा उससे बिना अफेक्ट हुए आगे बढ़ रहे हो। बिकॉज एट दैट मोमेंट अगर मैंने ऐसा सोच लिया होता कि मेरी प्रिपरेशन एडिक्वेट नहीं है या मेरा दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल स्कोर, देन आई वुड नेवर हैव बीन एबल टू इंक्रीज माई स्कोर। तो फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपके स्कोर्स में, बट यू हैव टू बी एज स्टेबल एज पॉसिबल। Did you study the entire NCERT biology book before every test? सी, अगर आप कंटिन्यूसली टेस्ट दे रहे हो इन द एंड तो इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल टू स्टडी द एंटायर सिलेबस एवरी सिंगल टाइम। तो व्हाट आई वुड डू इज जब मैंने जस्ट टेस्ट देना शुरू किए एट दैट टाइम मैंने फर्स्ट 15-20 डेज में पूरी की पूरी बायो की सिलेबस थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश की। एट दैट मोमेंट आई ट्राई टू राइट डाउन मेरे कौन से टॉपिक्स ज़्यादा वीक है या कौन से टॉपिक्स मुझे लास्ट 7-8 डेज में फिर से पढ़ने की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। फिर एज द एग्जाम अप्रोच क्लोजर मैंने उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया एंड एनसीईआरटी भी ऐसे पढ़ी कि पूरे चैप्टर्स नहीं, कुछ चैप्टर्स के कुछ सब टॉपिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी का एक चैप्टर उठाओ फोटोसिंथेसिस, तो उससे मैंने जैसे एक साइंटिस्ट का पैराग्राफ आता है, मैं उसमें हमेशा गलतियां करता था, तो मैंने लास्ट में सिर्फ वही पार्ट पढ़ा, आगे का लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन वो सब मेरा क्लियर था, तो आई डिडंट हैव टू रीड ऑल ऑफ दैट अगेन एंड अगेन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक चैप्टर है, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अलग अलग मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन थे, वो मैं भूलता था, तो दैट आई वुड स्टडी अगेन एंड अगेन। देन माइक्रोब्स एक छोटा सा चैप्टर है, पर उसमें सारे माइक्रोब्स के क्या क्या रोल्स है वो मैं पढ़ता था बार बार। एंड जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स के लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, वो आप पूरे बार बार नहीं पढ़ सकते। एक बार वो आपके कंसेप्चुअली क्लियर हो गए हैं तो देन आप उसको बार बार मत पढ़ो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज write down what topics or subtopics you need to study again and again and focus more on those. Organic has the most weightage in chemistry.
How to revise organic chemistry? तो ऑर्गेनिक का रिवीजन का मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि लास्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। मैंने ऑल चैप्टर्स के अराउंड 5-6 पेजेस में नोट्स बना लिए थे, जिसमें कंप्लीट चैप्टर वुड बी कंसोलिडेटेड, एंड उसके अलावा मैं उन्हीं में अपने मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस या फिर कुछ नए कंसेप्ट एनसीईआरटी में मिला जो मैं पहले लिखना भूल गया था, उनको ऐड करता था। एंड देन लास्ट के 1 मंथ में मैंने प्राइमरी फोकस उन्हीं पे रखा, क्योंकि उसमें मोर और लेस मेरी एनसीईआरटी भी कवर हो ही जाती थी एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी कवर हो जाते थे। तो आई कुड रिवाइज एंटायर ऑर्गेनिक इन अप्रोक्सीमेटली 3-4 आवर्स। तो that was my main strategy. NCERT has mistakes, especially in bio. Should you mark what is correct or what is given in NCERT? Yes, I know कि NCERT में काफ़ी जगहों पर गलतियाँ है और ये नोन फैक्ट है। तो मेरा एटीट्यूड तो यही था कि आई वुड ट्राई टू सॉल्व व्हाट इज कंसेप्चुअली करेक्ट या व्हाट इज फैक्चुअली करेक्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी, बिकॉज इन दी एंड उस पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया होता तो उस पर ऑब्वियसली प्रोटेस्ट तो हुए ही थे, बट इन दी एंड दैट अफेक्ट्स ऑल स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट यू, तो उसका फिर तुम कुछ कर नहीं सकते हो। How did you use target batch towards the end? So my main way of using NEET Prep and Target Batch was मैं जो वीकली फुल सिलेबस टेस्ट होते थे वो सॉल्व करता था, एंड उनके अलावा जैसे मैंने बताया कि मैं वीक टॉपिक्स पे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड मैं डीपीपीज जनरेट करता था, एंड उन डीपीपीज को सॉल्व करने के बाद मेरा वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाता था। तो इन दी एंड डीपीपीज वाज माय मेन फोकस व्हाइल यूजिंग टारगेट बैच, एंड उसके अलावा मैं कुछ सर्टेन पीवाईक्यूज भी सॉल्व करता था, बट मैंने कुछ पीवाईक्यूज एनसर्कल या बुकमार्क करके रखे थे जो मुझे लास्ट में पढ़ने की जरूरत पड़ सकती थी, क्योंकि मेरी उनमें गलतियां हुई थी। कोई काफी वीक टॉपिक है मेरा जिसमें मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं टारगेट बैच के क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। Focus more on theory or MCQ practice to fix weak chapters? इन दी एंड में बहुत ज़्यादा फिर थियरी या एनसीईआरटी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं बचता है, तो थोड़ा बहुत मैं फोक क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था उसमें। पर डे मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। फिजिक्स के अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के अराउंड 50-60 क्वेश्चंस, एंड बायो के 100-150 क्वेश्चंस। जब मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे तो सबसे पहले तो जैसे अगर मैं नीट प्रेप पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उनका मैं एक्सप्लेनेशन देखता था, आइदर जो रिटन एक्सप्लेनेशन मिलता है वो, या फिर बायोलॉजी में ऑडियो एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल थे शर्मा सर के, वो गो थ्रू करता था, एंड आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने कंसेप्चुअली क्या एरर किया है, अगर कंसेप्चुअल एरर है तो उसके बाद मैं उसी क्वेश्चन को बुकमार्क कर लेता था। एंड लास्ट के 7-8 डेज में मेरा प्राइमरी फोकस था उन बुकमार्क क्वेश्चंस को ही रीसॉल्व करना। एक पॉइंट के बाद फिर मैंने बुकमार्क में से कुछ क्वेश्चंस हटा दिए, वंस आई नो कि आई एम कॉन्फिडेंट इन दोस क्वेश्चंस नाउ, तो एरर होने पर मेरा ये स्ट्रैटेजी रहती थी उन क्वेश्चंस पे। What should be daily routine in remaining days? तो मेरा मेन फोकस ऑफ द डे वुड बी 3 थिंग्स। नंबर 1 वाज, अगर मैंने उस दिन टेस्ट दिया है तो उस टेस्ट का एनालिसिस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 3 आवर्स की टेस्ट दी है तो 2.5 आवर्स का एटलीस्ट टेस्ट एनालिसिस में करता था, एंड दिस वुड इन्वॉल्व नॉट जस्ट योर इनकरेक्ट क्वेश्चंस बट ऑल्सो करेक्ट क्वेश्चंस। तो उनमें क्या कंसेप्ट मैंने अप्लाई किया है वो करेक्ट है कि नहीं वो गो थ्रू कर लेता था एक बार। तो टेस्ट एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके अलावा अगली टेस्ट जो आ रही है उसके लिए रिविजन, इसमें मैं मेनली अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस करता था, एंड दिस वुड बी माय मेजर चंक ऑफ स्टडी ऑफ द डे। एंड उसके अलावा थर्ड इज, मेरे जो प्रीवियस टेस्ट में जो गलतियां हुई है उन टॉपिक से रिलेटेड मैं पढ़ाई करता था, या उन टॉपिक से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस कर लेता था। तो इस वे में मेरा मेन फोकस ऑफ द डे वुड बी रिविजन फॉर द नेक्स्ट टेस्ट एंड मिस्टेक्स करेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस टेस्ट। Did you watch one shot videos? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वन शॉट वीडियोस बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होते हैं। दे आर जस्ट कंसोलिडेटिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो। एक पॉइंट के बाद आपका सिलेबस मैक्सिमम हो चुका है, यू हैव टू फोकस मोर ऑन माइन्यूट डिटेल्स एंड रिवाइजिंग व्हाट यू आर वीक एट, क्योंकि वन शॉट्स में जस्ट ग्रॉस आइडिया दी जाती है हर टॉपिक के, जो कि हेल्पफुल मुझे कभी नहीं लगी, एंड इट इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ 2.5 आवर्स ऑफ योर डे। सो मैंने पर्सनली वन शॉट वीडियोस बिल्कुल भी नहीं यूज किए थे। How to deal with test anxiety? जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उस एग्जाम एनवायरनमेंट के आप यूज टू हो जाओगे, सो उसी से आपकी एंग्जाइटी कम होगी। दूसरी चीज़ है, आपको जब आप एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हो उससे पहले बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, अपने ब्रेन को थोड़ी देर के लिए शट डाउन कर देना है, जस्ट टू बी मेंटली रेडी फॉर गिविंग दोज 3 आवर एग्जाम्स। एंड ड्यूरिंग द एग्जाम अगर आपको कोई कंसंट्रेशन डेविएशन हो रहा है इन द मोमेंट, तो थोड़ा सा 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेना, थोड़ा सा 2-3 सिप पानी पीना, एंड देन गेट बैक टू इट। That is how you maintain your focus during those 3 hour exams. I know a person जिसके NEET 2024 जिनने दिया था,
एंड वाइल गिविंग द एग्जाम उनके क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंगली गेटिंग अबव 700, बट फाइनल रिजल्ट केम आउट टू बी अराउंड 400. The only reason was they got panicked during the exam and could not bubble the entire OMR. So ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करने के लिए आपको बार बार पेन पेपर OMR टेस्ट देने हैं अभी से. ऑनलाइन टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज ऑनलाइन टेस्ट में आप OMR का टाइम एसेंशियली एलिमिनेट कर रहे हो. सो यू आर टेकिंग 180 मिनट्स फॉर व्हाट यू विल गेट 160 मिनट्स ड्यूरिंग द नीट एग्जाम. आपको 20 मिनट्स अच्छे लगेंगे OMR भरने के लिए, और आपको अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं मिल रही है देन यू विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू कंप्लीट द पेपर इन नीट एग्जाम. How Shubhan focused while attempting the tests? हाँ, सो आई हैड अ वेरी वियर्ड हैबिट कि मेरे ड्यूरिंग द एग्जाम मेरे दिमाग में गाने बजना शुरू हो जाते थे. एंड मतलब इट इज़ वेरी कॉमन टू लूज फोकस ड्यूरिंग द एग्जाम. तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा 10-15 सेकंड्स का ब्रेक लो, आंखें बंद करो, शांति से स्टेबलाइज करो खुद को, कुछ घुट पानी लो एंड देन गेट बैक टू इट. बिकॉज अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो एग्जाम लिखना बट यू डोंट हैव द फोकस, देन इट वोंट मैटर बिकॉज आप इनहेरेंटली गलतियां करोगे. मेरी टेंडेंसी होती थी कि मैं कुछ टेस्ट के ड्यूरिंग बायो ब्रेक ले लेता था, बट मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ ये स्टूडेंट्स को, बिकॉज कभी भी इसमें मिसहैप हो सकता है एंड कब आपके 5-10-15 मिनट्स निकल जाएंगे, यू वोंट बी एबल टू नो. बट ट्राई टू अवॉइड बायो ब्रेक्स एज मच एज पॉसिबल. Things to take care of when doing from 11th to 12th. तो आई वुड से कि मेरी 11th उतनी स्ट्रांग नहीं थी. बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते थे, अप्स एंड डाउन्स थे ड्यूरिंग 11th, एंड जस्ट मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं थी एज मच एज आई फेल्ट. तो जब मेरे 12th का ऑलमोस्ट हाफ हो गई थी 12th, एट दैट मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ दैट अगर मेरे इस लेवल की प्रिपरेशन कंटिन्यू करूंगा मैं, तो आई वोंट बी एबल टू गेट अ वेरी गुड स्कोर एंड मैं मेरे टारगेट को अचीव नहीं कर पाऊंगा. एट दैट पॉइंट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे एक रियलिटी चेक दिया इन अ वे कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है. एंड मैंने अपनी 11th में क्या क्या गलतियाँ की है, जैसे लेस टाइम दिया, लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो सबको अंडरस्टैंड करके ये सोचा कि उसके बाद से मैं अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करूँगा. अप टू द मार्क, मतलब जो कोचिंग में सिलेबस चल रहा है उसके साथ पेस मेंटेन करके चलूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा. तो ये सब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी 11th वीक भी है तो दैट डजंट मैटर. एज आप 12th को अप्रोच कर रहे हो, यू हैव टू गिव योर 100% फोकस टू कंप्लीटिंग द 12th सिलेबस एंड प्रैक्टिसिंग एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन इन योर 12th. तो अगर आप सोच रहे हो कि आप 12th के साथ साथ पूरी की पूरी 11th और पूरी की पूरी 12th ये पूरा कर पाओगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट लीव 11th कंप्लीटली. जब आपका 12th चल रहा है, आपको ऑब्वियसली प्राइमरी फोकस 12th के सिलेबस कंप्लीशन पे रखना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट a significant amount of syllabus from 11th. That could be doing जैसे डिस्ट्रीब्यूटिंग 1 hour per day for question practice of 11th की फिजिक्स, या 11th के केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स अच्छे से कर लिए. तो यू हैव टू थोड़ा थोड़ा करके आपको 11th का सिलेबस चिप अवे करना है एज यू आर ऑब्वियसली डूइंग योर 12th. एंड आपके जैसे 12th कंप्लीट होती है उसके बाद आप 11th पे बहुत प्राइमरी फोकस करना, बट बाय द टाइम यू शुड हैव डन एटलीस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस वंस and that will suffice. How much is your sitting capacity? Actually अभी भी मैं at a stretch 2 hours नहीं बैठ सकता हूँ. वो एक टेंडेंसी होती है कि एक पॉइंट के बाद आप कितना भी ट्राई करो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा. 45 मिनट्स इज माई सिटिंग कैपेसिटी. मैं उससे ज़्यादा एट अ स्ट्रेच बैठ ही नहीं सकता, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन. यू कैन स्टडी इन पीरियड्स ऑफ 45 मिनट्स विद टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन. जैसे मैं क्या करता था, 45 मिनट्स के लिए पढ़ लेता था, फिर 10-15 मिनट्स का एक ब्रेक लिया, एंड देन फिर से कम बैक टू स्टडिंग फॉर 45 मिनट्स. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दोज 45 मिनट्स शुड हैव योर अनडेविएटेड फोकस. मैं उन 45 मिनट्स में अपना मोबाइल फोन भी टेबल पे साथ लेके नहीं बैठता था. इट वुड बी इन अनदर रूम. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब उस टाइम में पढ़ रहे हो, आप कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ रहे हो. आप छोटे ड्यूरेशंस ऑफ टाइम के लिए पढ़ो, बट कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ो, एंड देन टेक ब्रेक्स इन बिटवीन. How much sleep daily? So sleep is one of the most important parts of my preparation according to me, and I would never compromise on sleep. मतलब even before my NEET exam I slept for 9 hours. So I would try to sleep 7 to 8 hours every single day without fail. Obviously कुछ days अगर tests है तो and preparation sufficient नहीं है तो मैं थोड़ा कम सो लेता था, but try to get as much sleep as you can, because बिना sleep के you'll be dysfunctional and you won't be able to be maximally productive during the day. 3 most important things to take care of in final 60 days. 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके नीट स्कोर को अच्छा करने में हेल्प करेंगे इन द फाइनल 60 days आर. नंबर 1 इज टेस्ट्स एंड एनालिसिस.
बिना टेस्ट दिए आप नीट, स्पेशली बिना पेन पेपर OMR टेस्ट दिए आप नीट का एग्जाम नहीं लिख पाओगे। एंड सबसे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन टेस्ट का एनालिसिस। आपने टेस्ट दे दिए, आप हज़ारों टेस्ट दे दो, बट आप उसमें क्या गलतियां कर रहे हो ये अगर आपको नहीं पता तो आप उनको कभी करेक्ट नहीं कर पाओगे एंड आपके स्कोर स्टैग्नेट हो जाएंगे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज रिविजन एंड एलिमिनेशन ऑफ योर वीक टॉपिक्स। एक बार पूरा सिलेबस पढ़ के आप नीट नहीं दे सकते हो, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आपको फाइंड आउट करना है कि आप कौन से टॉपिक्स में वीक हो, कौन से टॉपिक्स को आपको टाइम देना है। एंड थर्ड इज कंसिस्टेंसी एंड बीइंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। इन द एंड आप अपने टीचर्स को झूठ बोल सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को शायद झूठ बोल सकते हो, बट आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते। यू हैव टू बी ट्रूथ टू योरसेल्फ एंड कीप गोइंग कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन, एंड दैट इज द ओनली वे टू अप्रोच एन एग्जाम लाइक नीट। How to remain peaceful? तो फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन तो काफ़ी आता है डेफिनेटली, बट मोर ऑफ दैट वुड बी टुवर्ड्स माई सेल्फ, नॉट टू एनीबडी एल्स। तो मेरी ज़्यादा टेंडेंसी होती थी, अगर मैं एंग्री हुई या नॉट इन अ गुड मूड हूँ तो आई वुड आइसोलेट फ्रॉम एवरीवन एंड जस्ट गिव टाइम टू माई सेल्फ। तो ये करने के लिए देर आर सेवरल वेज। वन यू कैन डू इज, एज आई सेड, गो एंड स्लीप। स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कीप योर माइंड फ्रेश एंड लेस एंग्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी पे चिल्ला दिया है एक्सीडेंटली तो इमीडिएटली गो एंड से सॉरी। थोड़ी देर का ब्रेक लो, ठंडा पानी पियो, नींबू पानी पियो, या फिर थोड़ी देर के लिए गो फॉर अ रन। यू कैन डू वट एवर यू वांट टू कूल डाउन योर माइंड। समटाइम्स आई वुड इवन गो टू द स्ट्रेच, टेक अ ब्रेक एंड प्ले अ गेम ऑफ FIFA और whatever. When did you first know that you can score 720 out of 720? इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 3rd या 5th ऑफ अप्रैल था जब मैंने प्रधान मैम्स अकेडमी के यहाँ पे एक टेस्ट दिया था एंड उसमें मेरे फर्स्ट टाइम 720 आए थे। एट दैट मोमेंट आई फेल्ट कि हाँ, आई कैन डू इट। इट इज़ नाउ ऑल अबाउट मेकिंग श्योर दैट आई स्टे लेवल हेडेड एंड स्ट्रेच इट आउट एज मच एज आई कैन। ऑब्वियसली उसके बाद मेरे एवरी टेस्ट में बहुत अच्छे स्कोर नहीं आए, बट उस पॉइंट पे मुझे लगा कि येस आई कैन डू इट एंड आई जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट माई प्रिपरेशन जो मैंने 2 साल से करी है उसको मैं करेक्ट चैनलाइज करूँ एंड मेक श्योर करूँ कि मैं कोई सिली मिस्टेक्स ना करूँ। एंड या दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माई जर्नी विच गेव मी द मोटिवेशन टू अप्रोच द नीट एग्जाम।